अभी कुछ घंटे पहले की बात है, कल आईपीएल अटेंशन आए थे, हम सब लोग इतना खुश थे। पर ये इंडियन टीम हमें खुश रहने देना चाहती नहीं है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा दुखी एक ही और इंसान हो सकता है, दैट इज गौतम गंभीर। हाँ। क्योंकि टेस्ट मैच हारने में सिर्फ दुख नहीं होता, असली दुख तब होता है जब आपकी टीम में रोको नहीं होते ब्लेम करने के लिए। वो असली दुख होता है, ये मानना पड़ेगा यार। आज हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी। हाँ मतलब हमारा एक्चुअली प्लान था कि आज मैच की तो बातें होंगी, क्योंकि हम सोचे थे आज सुबह उठेंगे हाँ। और 12-1 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा, आराम से जीत जाएंगे। हाँ। तो 10-15 मिनट मैच की बातें करेंगे, बाकी फिर हमने एक सेकंड सेगमेंट ही प्लान कर रखा है। टाइम स्टैम्प से आप रेफर कर लेना, आईपीएल ऑडियंस अगर आ रही है तो, कि बेस्ट एंड वर्स्ट डिसीजंस हम दोनों ने 5-5 शॉर्टलिस्ट करे, रैंक करा है। हाँ। सब मिला के, रिटेंशन लीज मिला के, तो उसके हम रैंकिंग करेंगे, आप भी करेगा जरूर। बट पहला सेगमेंट भाई, आज हम लोग को ना अच्छे से बात करनी है। स्पिनर्स नहीं खेले जाते, क्या चल रहा है ये मतलब ये काफी टाइम से, वैसे तो ये वीकनेस थी हमारी कि हम स्पिनर्स खेलना थोड़ा भूल गए थे, बट गौतम गंभीर के अंदर स्पेसिफिकली हमने इतने हाइज एंड लोज देख लिए हैं कि हम लोग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें लंबी ड्यूरेशन तक खुशी मिलती रहेगी। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ऋषभ पंत की कप्तानी की बातें करनी है, शुभमन गिल का एब्सेंस हमें फिट करी है, गौतम गंभीर के टैक्टिक्स, वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3, कई सारे सवाल है, सबका आंसर होगा। बट भाई इस दुख की घड़ी में आपको हमारा सपोर्ट करना है भाई। सुख में तो सब साथ होते हैं। हाँ? दुख सुख में तो सब साथ होते हैं। आज असली टेस्ट होगा, दुख में साथ होना होता है। कल बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करेंगे, सब खुश थे। आज दुख में साथ दोगे कि नहीं, ये देखना है। तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, हाइप भी करिएगा। क्या हाई पॉइंट्स बचे इस हफ्ते के तो, और साथ के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और आइए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो भैया स्पिन की बात होनी है। तो आज तो बॉल की बहुत जरूरत है। मैं थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, बट मुझे शेयर करने पड़ेंगे। yes, सर। इसने स्पेशली बॉल मंगाई है, एंड मैं चाहता हूँ कि हम इस मैच की बातें है ना टॉक पॉइंट्स पे करें, क्योंकि आज कुछ इंडिविजुअल्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा, गौतम गंभीर के टैक्टिक्स को भी एड्रेस करने पड़ेंगे, और ये इंडिया की ओवरऑल प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो ये हम लोग बॉल बाय बॉल एनालिसिस करेंगे ना, उससे चीज सॉल्व नहीं होगी। ये एक ग्रैंडर पिक्चर की बात हो रही है। सबसे पहले एंड स्टार्ट हमें करना पड़ेगा पिच से। अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है, एंड गौतम गंभीर ने प्रेजेंटेशन में पता क्या बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमने कोई कुछ नहीं बोला था कि पिच चेंज करनी है, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी है, स्पिनर हमें खेलना आना चाहिए, हमारी गलती है। अबे यार, मैं यहाँ पे वीडियो आया कि मैं गौतम गंभीर को डिफेंड करूंगा बोल के कि भाई ये सूजन मुखर्जी जो वहाँ के पिच क्यूरेटर, उन्होंने क्या पिच बना दी है। सौरव गांगुली ने भी अपेरेंटली, मतलब आकाश चोपड़ा जी वन से कोई वेरीफाई कर सकते हो कर देना, मैंने उनको कमेंट्री में बोलते सुना था। मैं यूजुअली हिंदी कमेंट्री सुनता नहीं हूँ। तो मैंने क्या करा ना, अभी मैं टीवी से फोन पे स्विच कर रहा था एक्चुअली, तो हॉटस्टार पे मेरा बाय डिफॉल्ट हिंदी आ गया। वो बाय चांस उसी टाइम पे थे जब आकाश चोपड़ा कुछ बात कर रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ बोला कि सौरव गांगुली जी ने कुछ कहा कि ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है गंभीर एंड गिल से। यार मैं डिफेंड करने के आ रहा था, यहाँ पे गौतम गंभीर ने अपने ऊपर ही कह दिया। मैं 100% श्योर नहीं, प्लीज वेरीफाई करना। यार मुझे सी वेरी ऑनेस्टली, जब ये पिच दी गई थी, हमने इसको प्रीव्यू में बात करी थी कि क्या ये इंडिया के बेहतर हो सकता है उनके लिए या नहीं हो सकती। एंड व्हेन अ सेना कंट्री इज ट्रैवलिंग टू योर कंट्री, यू ऑलवेज काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि ठीक है शायद आपको स्पिन खेलना नहीं आता होगा, बट भाई उनसे तो बेहतर आता होगा, उनसे तो बेहतर कर सकते हो। और वंस अगेन पता है, कई लोग ये कहेंगे यार जब बैटर्स को हमारे स्पिन खेलना नहीं आता तो हम स्पिन ट्रैक्स बना क्यों रहे हैं। वाइल इन प्रिंसिपल चलो मैं इस बात को एड्रेस कर सकता हूँ ना ग्रैंडर स्केल, बट इस मैच की हम बात करें, भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है यार, भाई चांस ही नहीं है। आपको कितना भी घटिया स्पिन खेलना आता हो, उनसे तो बेहतर ही आता होगा ना। बबुआ ने इतनी बढ़िया इनिंग खेली, 50 मारी, पता वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या बोल रहा है, क्या मुझे पता है मेरे इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं, मैं बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई, तो मेरे अंदर एक प्रूविंग पॉइंट था वो। देयर वाज सचिन तेंदुलकर, मुझे बी वर्ड कैसे बोल दिया भाई, देन देयर इज तेम्बा बाबूमा। उनने जो वो जो WTC फाइनल के बाद जो उनने इनफैक्ट उससे पहले जो उनने एक इंटरव्यू में बोला था कि तेम्बा इन माय कंट्री इट मींस होप। ओ माय गॉड भाई, वो बंदा वकांडा फॉरएवर ही लग रहा था। और उसका स्टार्ट कैसे हुआ था करियर, जहां पे लगातार उस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि ये बंदा बनता नहीं बनता है, टू द पॉइंट कि मुझे भी लगता था नहीं बनता है। इस वर्ल्ड कप में तो हम कितना क्वेश्चन करते थे, और उसके बाद वो कहां से कहां ले गया साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम को। इट्स हाईली कमेंडेबल भाई। बट अगर मैं पिच की बातें करूं, देखो ये स्टेटमेंट इन पेंसिल बड़ी अच्छी सुनने मिली है। गौतम गंभीर नोज व्हाट टू से इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि यार देखो स्पिन तो हमें खेलना आना चाहिए, हमारी गलती है। तो गलती है तो ठीक करो ना भाई। सर हमें ये तो पता ही है कि गलती है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि गलती है आपकी। तभी तो इंग्लैंड, अगर हम लोग इंग्लैंड में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जहां पे हमारी फ्लैटर विकेट्स रहती है, हमारे बैटर्स में वो पोटेंशियल है कि हम दूसरी टीम को आउट बैट कर सकते हैं उनकी कंडीशंस में जाकर भी।
तो घर पे नहीं कर सकते क्या? और ये चीज हमने काइंड ऑफ देखी थी ना जब लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में इंग्लैंड यहाँ पे टूर करने के लिए आई थी। रोहित शर्मा विद द यंग टीम 4-1 जीते थे, जीत के दिखाया था उन्होंने। कोई रैंक टर्नर तो नहीं थी। एंड नॉट टू से बाय द वे कि ये रैंक टर्नर है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस यार, ये पिच एक रैंक टर्नर नहीं थी। व्हाट इज अ रैंक टर्नर देन? अगर डे 3 पे इस तरीके से आपके विकेट्स भी गिर रहे और इतनी जल्दी स्पिनर स्पेसिफिकली भाई सारे स्पिनर्स आके मार्करम ने भी विकेट ले लिए वहां पे, जो हार्मर कर दिया उन्होंने हमारी टीम को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया भाई। ऐसे टाइप के लोग आके विकेट लिए जा रहे हैं। बंदे के लिए बॉल लेके आओ भाई, क्या बॉलिंग करे उस बंदे नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, तो हाउ इज दिस नॉट अ रैंक टर्नर यार बात। अच्छा एक बार मुझे बताओ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच हुआ था इंडिया का, 2 दिन में खत्म हो गया था, तो क्या वो रैंक टर्नर थी? नहीं, पर वो काफी डेंजरस पिच उसको मिला था। तो विकेट गिरने का रीजन ये थोड़ी कि रैंक टर्नर है। यहाँ पे द मेन कॉज ऑफ कंसर्न वाज कि पहले दिन से, पहले ओवर से बहुत ही ज्यादा वेरिएबल बाउंस है। कोई बॉल मुंह के बगल से गिर रही है, कोई बॉल जो है आपके घुटनों के नीचे पड़ रही है। सरप्राइजिंग थिंग इज कि तेम्बा बावूमा इन सब ने आके पोस्ट मैच में बोल दिया कि सर सबसे अच्छा तो दिन बैटिंग के लिए शायद आज ही था। आज सुबह हमने देखा कि बैटिंग आज उतना वेरिएबल बाउंस नहीं था, आज हम भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और भाई वहां पे हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि विकेट तो हम बना लेते हैं। तो मैं अभी से ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी बंदा अपने दिलों में पिच का एक्सक्यूज ना रखे। कोई साउथ अफ्रीका से इतना खराब नहीं खेल सकते हम लोग। हमारे घर में आके कि वो हमसे बेहतर स्पिन खेले ना, और हमारे पास स्पिनर जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, 4 स्पिनर खिला रहे थे हम। हाँ, हार्मर की भी 1000 फर्स्ट क्लास विकेट है, मैं मानता हूँ, बट ये सब लेजेंड्स बन चुके हैं। कुलदीप यादव के लिए तो हम सब लड़ रहे थे ना कि क्यों नहीं खिलाने को मिल रहा। तो ऐसी स्पिन अटैक के साथ थे हम लोग, कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनके किसी बैटर की 40 से ऊपर की एवरेज नहीं है भाई टेस्ट मैचेस में, और कॉर्बिन बॉस नहीं मार दिया रन। तो ये वंस अगेन लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इंडिया अपनी गलतियों की वजह से हारी है। एंड नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट कि हमसे स्पिन नहीं खेली जाती। भाई ये एक इतना ज्यादा हम लोग वो बैकवर्ड एवोल्यूशन चल रहा है ना इस चीज में। वो विराट कोहली वाली जनरेशन से दिखना शुरू हो गया था। जब लक्ष्मण सचिन की जनरेशन से हम ट्रांजिशन कर रहे थे टू रोहित एंड विराट कोहली जनरेशन, एक स्लाइड डिप दिखा था। आई वाज होपिंग कि चीज बेटर हो, बट इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट। एंड वंस अगेन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है ये जो बोला जा रहा है ना, रोको से खेलने के लिए डोमेस्टिक, ये जरूरी चीज है। आई होप सबको समझ में आए। ऑल्दो उनको खिलाने का रीजन अलग है, वो गेम टाइम का है, बट यू गेट द पॉइंट। इन सारे स्टार्स को डोमेस्टिक में भेजो ताकि ये खेलना सीखे, घर पे कैसे खिला। मुझे लगता है स्पिन इशू भी स्पेसिफिकली आप देखो तो इसी कोहली के अंदर जब हम लोग रैंक टर्नर बनाने लग गए थे, वहां पे भी हमारे बैटर्स करके दिखा रहे थे काम, मतलब दे वर गेटिंग द जॉब डन। यार इट वाज अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न एरा, पर वो हो रहा था। कोहली की अंडर हम लोग के जो भाई जडेजा अश्विन प्राइम पर थे। एंड कितनी बार अश्विन जडेजा नहीं नीचे आके रन भी मारे फॉर श्योर। वो लग्जरी आज के टाइम पे बस नहीं है। बट मतलब उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे, जो जैसे विराट कोहली हमने ले लिया, चेतेश्वर पुजारा ले लिया, ये सब वो खिलाड़ी थे जो कि तब भी खेल लेते थे। नाम क्या है? हाँ, विराट कोहली और चेतेश्वर। अरे मैं मान रहा हूँ उस चीज को। मेरा पॉइंट अभी यहाँ पे साइस दर्जन करके वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट 2020 जो डिक्लाइन हमें इन खिलाड़ियों के पर्सनल करियर में भी देखने को मिला है, विराट कोहली के स्टैटिस्टिक्स हैं ये कि स्पिन के अगेंस्ट उनका खेल बहुत ही बिगड़ गया पोस्ट 2020। तो इन सब जो दिग्गज खिलाड़ी है उन सब का जो फॉर्म गिरा है पर्सनल अपने करियर में, साथ के साथ टीम का भी जो एवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से डज नॉट सीम लाइक कि हम लोग थोड़ा सा भी आप इधर उधर, थोड़े से भी बॉल इधर उधर हुए वैसा टाइप का लगने लग गया भाई। यार इट इज वेरी बैड एंड इंडिया को सीरियसली चीज एड्रेस करनी पड़ेगी। एंड ये कब होगी एड्रेस? जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि हमें तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। तो अब डोमेस्टिक खेलोगे कब? जब तीनों फॉर्मेट खेलने, बस आईपीएल भी खेलना है। And let's talk about that now. शुभमन गिल के साथ क्या हुआ है भाई? जैसे ही वो इंजर हुए थे उस मोमेंट पे, क्योंकि इतना बुरा लगा ना मुझे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बॉल लग गई है या फिर कुछ ऑकवर्ड एंगल पे गिर गए। लेजेंड शॉट मारा, खड़े हुए केएल राहुल की तरफ चलते हुए जा रहे थे, एकदम से उनको नेक पेन हुआ कुछ। मैं कुछ ट्विटर पे कुछ मंद बुद्धियों को मतलब मैं आई वांट टू यूज अ मच हार्शर वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं करूंगा नहीं, रिस्पेक्टिंग अ फॉर्मेट। कुछ मंद बुद्धियों को देखता हूँ कि इसका 3 फॉर्मेट खेलने से क्या रिलेशन है भाई? ये क्या लॉजिक होता है? ये सब कोहली घर बैठे बैठे सोते हो तो मेरी भी तो नेक्स्ट स्टेप हो जाती है ना। अगर ऐसा कोई घटिया कमेंट यहाँ पे करा ना, मैं एड्रेस भी नहीं करने वाला हूँ। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ ऑन हाउ दिस वर्क्स। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती है, ऐसी इंजरीज जो कि इंपैक्ट इंजरीज होती है, वैसी वर्सेस वैसी इंजरीज जो कि लॉन्ग टर्म सॉफ्ट स्ट्रेस से बिल्डअप होते हैं, इंजरीज बनती हैं। उसमें वर्कलोड का कितना इश्यू होता है, मैनेजिंग अ टीम इन 3 फॉर्मेट्स, उसका जो
मेंटल स्ट्रेस होता है उसका कितना इशू होता है. कोई भी आपका मेंटल स्ट्रेस होता है ना, इट्स यूजुअली शोल्डर्स एंड नेक जिसके ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है. और ये कोई वू साइंस नहीं है, ये तो है, ये तो पता है. हाँ, ये सब जाके रिसर्च करो पहले. इन सारे टर्म्स को जो मैंने बोले, ये इट इज अ वेरी क्लियर कट केस. आपने कितना प्रेशर बर्डन डाल रखा है बंदे के ऊपर. यार मुझे वैसे भी लगता है शुभमन गिल को इस चीज में, मतलब T20 अभी चल रहा था तो हम सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे राइटफुली सो कि उनका नहीं होता टीम में, मतलब बनते नहीं है उनकी पोजीशन. पर टेस्ट में आके उन स्पेसिफिकली इस रीजन से रन ना मारो तो क्रिटिसाइज करो यार, पर जिस रीजन से वो बाहर हुए इस टेस्ट मैच में, वी ऑल काइंड ऑफ वी शुड बी शोइंग सपोर्ट टू शुभमन गिल इन दिस. अरे 100 भाई, बंदा बेचारा आईसीयू में चला गया यार. मतलब आईसीयू में, जस्ट टू टेल यू, मतलब कुछ ऐसा बहुत सीरियस चीज नहीं है, बट स्टिल यार, हाँ, मतलब वो एडमिट 26 साल की उम्र में यार ये हो रहा है. हाँ, और यहाँ पे स्टेडियम में प्रेजेंट भी नहीं थे. जैसे ऋषभ पंत थे, जब वो आ सकते थे खेलने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर फिजिकल इंजरी वैसे टाइप की हुई थी. जो लोग नेक के लिए भी ये कह रहे हैं ना कि भाई ऋषभ पंत तो आ गए थे, शुभमन गिल क्यों नहीं आ पा रहे. पहली बात तो फर्क है दोनों चीजों में. नहीं, फर्क है. सेकेंडली, हर किसी प्लेयर का पेन टॉलरेंस सेम नहीं होता भाई. जो दर्द जो है शायद चेतेश्वर पुजारा झेल सकते थे जब वो बॉल लेते थे अपने ऊपर, जरूरी नहीं है शुभमन गिल भी झेल पाए. जरूरी नहीं है शायद वो विराट कोहली भी झेल पाए. इसके ऊपर मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, तो इट इज अ लॉट टू डू विद जेनेटिक्स. हाँ, हो गई यार, आपके डीएनए में इंग्रेन्ड होता है, क्योंकि पेन टॉलरेंस कितनी होती है. कई सारे भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आज से 10 साल बाद रिसर्च उल्टी प्रूव हो जाए, वो होता ही रहता है. साइंस की फील्ड अगर आप पढ़ते हो तो, फिटनेस की फील्ड में अगर पढ़ते हो तो, बट द लेटेस्ट रिसर्च सेज कि आपके जेनेटिक्स हैव अ लॉट ऑफ रोल टू डिसाइड कि आपकी बॉडी की एक्चुअल पेन टॉलरेंस क्या होगी. मेरे जेनेटिक्स शायद अच्छे नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा टॉलरेट ही नहीं कर पाता मैं भाई. बहुत पेन टॉलरेंस मेरी कम है इस चीज में. फिर दोनों आपको मारते हो तो कर दो यार आप लोग प्लीज, अगर आप देखना नहीं चाहते मेरे को. बट यार गिल के लिए, एंड आई जनरली बिलीव, अगर वो बैटिंग कर रहा होता ना बंदा, हम ये मैच नहीं हारते. टेस्ट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है. मुझे नहीं पता यार कि ना भाई, टेस्ट में तो मुझे पूरा भरोसा था बंदे पे. हाँ, पर मतलब कप्तानी भी भाई आज ना सुबह जो करी है ऋषभ पंत ने, हाँ, ये क्या हो गया मुझे भाई? कल शाम को बड़ी अच्छी लग रही थी कप्तानी उसकी, कि भाई क्या मस्त प्रेशर बना रखा है, मस्त करा हुआ है. आज आके क्या चल रहा था भाई. पर तेम्बा बाबूमन ने जो पार्टनरशिप लगाई थी नीचे भाई, वो जो 50 उसने मारी इन कंडीशंस में, भाई वो हैट्स ऑफ टू दैट गाय यार. मतलब जितनी रिस्पेक्ट हार्मर के बाद उसी को मिलता मैन ऑफ द मैच, जो कप्तानी बंदे ने करी है एंड जो बैटिंग करके दिखाई. मुरली कार्तिक जहां पे कर रहे थे, उनने भी ये चीज बोली थी कि तेम्बा बाबूमा इज अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द वो तो मैन ऑफ द मैच, बोलना ही पड़ेगा. बट अगर हम इंडियन बैटर्स की भी थोड़ी सी बातें करें, बिकॉज स्पिन का इशू चल ही रहा है, केएल राहुल के लिए क्या कहोगे तुम? लुक्ड लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स. हाँ, पर मतलब आई काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट. हाँ, मतलब केएल राहुल से सीनियर बैटर भी इस सीरीज में आते हुए हम लोग कितना कह रहे थे कि केएल राहुल से तो एक्सपेक्टेड है ही. मैं कल बैठ के उनका एक पॉडकास्ट भी आया भाई जतिन सप्रू के साथ, तो उसमें उनकी प्रॉपर वो ट्रेनिंग शेड्यूल भी अपना दिखा रहे हैं. उन्होंने अपना योयो टेस्ट भी रिलीज कर दिया उसमें. 17.2. उसके बाद वो थके हुए थे, रुक गए थे जानबूझ के. ये नहीं पता मुझे, उन्होंने बस बोला 17.2 था, पर मेरे ट्रेनर अभी भी मुझसे दुखी हैं, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. ब्रोंको टेस्ट सुनने का मैंने 5 मिनट के अंदर कर दिया. 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट तक? अब ये नहीं पता भाई. 5 मिनट के अंदर तो अनरियल है यार. फिट तो लगता ही है भाई वो बंदा केएल राहुल, तो कुछ भी कहो. मुझे लगता है मैं उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, गिवन कि उनकी टेक्निक कितनी ज्यादा एक्यूरेट है इन टेस्ट क्रिकेट, वो अच्छा खेल के दिखाएंगे. आई एम काइंड ऑफ मोर डिसअपॉइंटेड विद द अदर गाइस जो बाकी लोग बैटिंग करने के लिए थे, वेदर इट बी ऋषभ पंत या केएल राहुल का जो फर्स्ट इनिंग्स का डिसमिसल था ना, थोड़ा सा अनकैनी था. मतलब एक हैबिट बन गया कि मैं बॉल को लीव करूं ना करूं, एंड मोमेंट तक रहता है केएल राहुल का वो, और छू देते हैं बॉल को. वो काफी लेट भी खेलते हैं ना बॉल को, बट ही हैज टू वर्क ऑन दिस. ये हमने कितनी बार देख लिया. सेकंड इनिंग्स में तो बॉल कैसे उछली है यानसन की, कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा. मुझे जायसवाल से ज्यादा वो है भाई. जायसवाल का फिर कट पे मार के पहली इनिंग में आउट हुआ यार. इतनी क्या वीकनेस बन गई भाई जायसवाल की एकदम से ही. ये भी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तक वो ठीक लग रहे थे जब उनकी बीजेटी गई थी, और उसके बाद एकदम से ऐसी वीकनेस. सेकंड इनिंग में भी अगर आप नोटिस करो ना, वंस अगेन टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, यानसन ने दोनों का आउट करा है, केएल राहुल एंड जायसवाल को. दोनों टाइम जो बॉल का सीम था, अगर आप नोटिस करोगे हाइलाइट्स में, तो वो बैटर की तरफ ही पॉइंटेड था. तो केएल राहुल के लिए वो स्पेशली राउंड द विकेट आए थे, क्योंकि वो राउंड द विकेट आके एंगल से बॉडी पे मारना चाहते थे. सी, ऐसी पिचेस पे इट इज वेरी इजी टू डिसाइफर कि बॉल का स्विंग का तो इतना इशू होने नहीं वाला है. स्विंग से मैं कुछ निकालने नहीं वाला हूं, क्योंकि असली खजाना तो पिच पर है. तो लेट मी पिच इट ऑन द राइट एरिया सो दैट बैटर मजबूर हो खेलने के लिए, और जब वो मजबूर होगा खेलने के लिए ना, तभी एक बॉल नीचे रहेगी, ऊपर रहेगी, उस पर विकेट प्रॉब्लम होगी. स्विंग से मैं बैटर को वहां पे बीट नहीं करूंगा. तो दैट वाज द इंटेंशन कि मैं सीम की पोजीशन जो है बैटर की तरफ रखूंगा, विच इंप्लाइज कि सारी बॉलें आपको खेलनी पड़ेंगी. सारी बॉलें स्टंप्स पे आने वाली हैं. केएल राहुल को भी राउंड द विकेट आके उन्होंने, ही वाज टारगेटिंग द सीम टुवर्ड्स हिम. जायसवाल के लिए भी वो ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, सीम की पोजीशन उनकी तरफ ही आ रही थी. ओके, तब भी वो लाइन के पीछे नहीं आ पाया, कत्ती मारी है. ऐसा नहीं कि बॉल आउट स्विंग कर रही थी कि एज लेके चली गई.
एंड ये वन सेकंड लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनकी एक वीकनेस दिख रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके स्कोर्स अच्छे नहीं रहे हैं टेस्ट मैच में। मानना पड़ेगा, मतलब इनको काम करना पड़ेगा थोड़ा अपने पे, बट एक जो टैक्टिक था जो जीजी का लग रहा था, आज सुबह भी मुझे लग रहा था कि शायद ये वर्क कर जाए, और शायद वर्क कर जाएगा तो हम लोग आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वॉशिंगटन एंड नंबर 3 भाई एक्चुअली में ही वाज लुकिंग लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स। रेजोल्यूट तो थे भाई वो बैटिंग में कि मैं एंड तक ले जाऊंगा। भाई इस पिच पे जहां पे 50 रन नहीं बन रहे, वहां पे उन्होंने कितनी बॉलें दोनों इनिंग में खेल ली। केएल राहुल तो दूसरी इनिंग में जल्दी आउट हुए, 80-90 बॉलें खेल चुके ही वाज द ओनली गाय जो कि दोनों इनिंग में कंसिस्टेंट रहे। मतलब मैं आई डोंट वांट टू पास अ जजमेंट टू सून, मुझे लगता है अभी भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं इस चीज के फेवर में कह दूं, और सही दोनों। अभी नहीं जजमेंट पास कर सकते। मतलब पर ये कह सकते हैं कि भाई एक जो नंबर 3 के खिलाड़ी का काम होता है कि बॉल पुरानी करना एंड देर तक टिके रहना, वो वॉशिंगटन सुंदर ने टू सम एक्सटेंट करके दिखाया है। स्पेशली ट्वीट करा है तारीफ करते हुए उनकी, सुंदर की, कि क्या बैटिंग टेक्निक दिखाई है भाई। हाँ, बॉल की टिप तक आप पहुंच रहे हो, डेड बैट से खेल लो ताकि वो शॉर्ट लेग तक कत्ती ना लगे। इतना अच्छी अवेयरनेस ही, खुद स्पिनर भी है क्योंकि तो पता रहेगा। बट आई वाज माइटी इंप्रेस्ड बाय वॉशिंगटन सुंदर। मतलब प्रॉमिस तो है कि नंबर 3 पे कर सकते हैं आगे भी। भाई ऐसी कंडीशन में करके दिखाया, मतलब गुवाहाटी में अगर हमें पिच बेटर मिलती है, अगर वो 50-60 रन मार दे तो ही इज ऑन पार विद साई सुदर्शन। उन्होंने तो कितना टाइम लिया रन। हाँ, साई से तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग स्टैंडर्ड वी जो हम लोग कंपेयर बट अभी हाँ अभी मनवीश्वरन तो नहीं आ रहे ना, बाकी जितने भी लोग हैं उनमें से तो बेहतर वॉशिंगटन ही करके दिखा रहे हैं। आई थिंक आप एग्री करोगे इसमें जीजी का टैक्टिक काम करा है, 100% काम करा है। कह सकते हैं, इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते गौतम गंभीर को। बट आफ्टर दैट मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो ऋषभ पंत की अगर हम बातें करें, क्योंकि ऐसी पिचेस पे मुझे लगता है द मोस्ट क्रिटिकल प्लेयर वुड हैव बीन ऋषभ पंत। ओके, अगर आप नोटिस करोगे कल का दिन भी, सेकंड डे पर जो पहला सेशन था, इंडिया की रन रेट 4 से ऊपर की थी उस सेशन में। हाँ, ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोरिंग सेशन था। क्यों था? क्योंकि ऋषभ पंत वहां पे थे। नहीं, इंडिया रियलाइज्ड कि इस पिच पे ज्यादा देर तक टिक के तो रन बनेंगे नहीं, तो ऐसे में यू टेक योर चांसेस। तो टैक्टिकल अप्रोच इंडिया का एक्चुअली में ठीक था उस टाइम। जैसा अक्षर पटेल ने वो केशव महाराज के ओवर में करने का ट्राई करा वो तो चलो मजबूरी थी, कोई दूसरे में विकेट नहीं बचा होता। पर ऐसे में ऋषभ पंत जैसा बंदा ना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि आप पिच पे ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक बॉल वैसी आएगी जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे में यू ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द बॉल्स यू सर्वाइव। और ऐसे में ऋषभ पंत का आउट हो जाना ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं खाया हमें। पहली इनिंग में तो इनफैक्ट वो कुछ टिल्ला मारता आउट भी नहीं हुए, इनफैक्ट वो टैप करके पुल को सिंगल लेना चाह रहे थे। हाँ। उसमें उनकी कत्ती लग गई। मतलब अगर भी बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। ऋषभ पंत वो प्लेयर ही ऐसे है भाई, टेस्ट फॉर्मेट पे तो मुझे लगता है कि अगर वो बंदा टिक गया, अगर वो बंदा 2 घंटे भी खेल रहा है तो फिर वो ऐसा जो मतलब हम लोग T20s में डिबेट करते हैं ना कि इट्स नॉट नेसेसरी अबाउट द रन्स। करेक्ट, शायद वो 70-80 रन मारे, शायद सेंचुरी ना मारे, बट शायद उनका इम्पैक्ट सेंचुरी से भी बेहतर होगा। एंड मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ध्रुव जुरैल से हुआ यार, स्पेशली सेकंड इनिंग में जो उन्होंने विकेट फेंका अपना, इतना गंदा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था। हाँ। उससे पहले सिंगल नहीं आ रहे थे, एक छोटी बॉल देखते आंखें उछल गई। नंबर 4 पे आपको बैटिंग करने का मौका भी मिल गया था भाई, क्या पता ध्रुव जुरैल को करना था यार। मतलब वो सरफराज खान भाई, याद आई मुझे आज थोड़ी सी सरफराज खान की। भाई वो तो स्पिन खेलते भी हैं, टेस्ट स्पेशलिस्ट यार, वो तो डोमेस्टिक आपने निकाल दिया ऐसी। हाँ, ध्रुव जुरैल का एक मौका काफी अच्छा था इस सीरीज में, ऑल्दो अभी एक और टेस्ट मैच बचा है। एंड ये मुश्किल पिच भी थी, बट मैं कह रहा हूँ बस जिस तरीके से आउट हुआ ना, जैसे स्टूपिड ऋषभ पंत को कहा गया था। हाँ। अगर ध्रुव जुरैल की ब्रांडिंग भी वैसी होती ना, तो आज उनके लिए भी वही सेम चीज कही जाती। बहुत गंदा आउट हुए यार, वो बिल्कुल नहीं बनता था। फेयर एनफ। जडेजा ऑल्दो क्या बॉलिंग, मुझे जडेजा ने बॉलिंग तो आज भाई वो करके दिखाई है इस टेस्ट मैच के अंदर, कि वो वापस अभी भी जब आपको लगता है ना कि थोड़ा सा नीचे गए हैं, शायद बाकी बिगेस्ट मैच विनर, वही मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपको लगता है कि शायद बाकी प्लेयर्स थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, जडेजा पता नहीं कैसा अपना गेम राइज अप करते हैं भाई। बॉलिंग में जो कुलदीप यादव से ज्यादा विकेट तो वो निकाल के ले गए। मुझे लगता है बैटिंग में भी भाई यार उम्मीद तो बहुत थी मुझे कि शायद जडेजा ले जाएंगे इस मैच को, जिता देंगे, बट जैसे भी फिर वो आउट होते हैं। यार पहली इनिंग का तो मैं कहूंगा वो हार्मर की ब्यूटी है यार। एंड वन सेकंड मैं ये बॉल इसीलिए उनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। देखो आप ऑफ स्पिनर होते हो ना, मुझे जो हार्मर की बॉलिंग देखने को मिली ना, इट वाज अ रिमाइंडर ऑफ अश्विन एंड नेथन लैंड। उस लेवल की बॉलिंग, मैं मजाक सेट के बिग नेम्स भाई 1000 विकेट लिए ना उन्होंने फर्स्ट क्लास में, वो दिख रहा था एक्सपीरियंस। कई बार पता है क्या होता है, आप वेरिएशंस कैसे करते हो। एक आपकी ये ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर हो गई, सीम पर ध्यान देना जब आप बॉल देख रहे हो तो। आप कैरम बॉल फेंक दी, मतलब आपके ग्रिप में चेंजेस आ रहे हैं ये सारे। और एक टेस्ट मैचेस में ट्रेडिशनल सटल वेरिएशंस क्या होता है कि आपने क्रीज का यूज कर लिया। हाँ। थोड़ा बाहर से आप बॉलिंग कर रहे हो, थोड़ा एकदम विकेट के पास आके बॉलिंग कर रहे हो। रिस्ट की आपने जिस तरीके से कॉर्क कर रहे हो बॉल को, वो थोड़ा चेंज कर दिया। एक आपने अपराइट सीम रखा हुआ है, एक आपने थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर दिया, एंड देन ऐसे आपको लेदर दिख रही है सामने, सीम नहीं दिख रही है ऐसे, क्योंकि वो रिस्ट की पोजीशन आपने थोड़ी सी चेंज कर दी है, रिस्ट को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। एक जगह पे आपने
सीइंग की पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ कर दी। जिस तरीके से उन्होंने ये वेरिएशंस यूज कर रहे हैं, उसी में एक बॉल आर्म के साथ सीधी जाएगी, एक पड़ के बाहर जाएगी, जो जडेजा करते हैं। हाँ। जडेजा ऑल्दो इतना ज्यादा वेरिएशंस रिस्क से नहीं करते, उनकी नेचुरल वो वेरिएशन बहुत है यार। जो बंदे ने करके दिखाया, जडेजा को भी एक बॉल मतलब पड़ के बाहर निकल रही है, बीट होने, फिर अगली बॉल पड़ के अंदर आ गई एंगल के साथ, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसके। ये जो बॉल वाले जो हम लोग डालते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि व्यूअर्स को काफी पसंद आता है, क्योंकि हमें ग्राफ में दिख जाती है वो चीज। सो इफ एनी बॉल कंपनी, इफ दे वांट टू गेट इन टच विद अस, ये तो लोकल है भाई, तो हमें लोकल अभी बॉल दिखा रहे हैं, पर हम एसजी कॉस्को इन सब की बॉल भी दिखा सकते हैं भाई, प्रमोशन करने के लिए थोड़े पैसे आ जाए उससे। पर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे? हाँ यार, उससे भी हमारी समझ में नहीं है एग्जैक्टली। ऑल इन ऑल हार्मर यार, मतलब ही वाज अ डिफेंस मेकर, बट वंस अगेन इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप टिक नहीं पा रहे? आप नेट्स में किन किन को फेस करते हो और उसके दिन से नहीं खेला जा रहा क्या करना चाहते हो? और अगर हम लास्ट थॉट्स हैं, एक पंत की कप्तानी के ऊपर मैं एक लास्ट लाइन बोल दूंगा भाई। कल के दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब इंडिया की इतनी ज्यादा लीड हुई नहीं थी, बहुत प्रेशर था टू बी वेरी ऑनेस्ट पंत के ऊपर, क्योंकि लीड बड़ी थी नहीं। एंड अगर कल गेम निकल जाता तो आज तो चलो हारी गई अल्टीमेटली, लेकिन वो कल ही तय हो जाता। वो 60-70 रन की लीड पे जो 7 विकेट गिरा दी थी इंडिया ने, जिस तरीके से वो चेंजेस कर रहे थे, जडेजा को एक एंड से पकड़ के रखा हुआ था, बड़ा अच्छा रोटेशन, मुंह के सामने फील्डर्स कितने सारे थे। वो जोर्जी को एक वो कॉटन बॉल का था, लेग स्लिप खड़ा हुआ था, शॉर्ट लेग खड़ा हुआ था, वहां पे कीपर भी तैयार है पकड़ने के लिए, ऐसे पूरा गुच्छा बीहाइव दिख रहा था भाई। इफाई में से हमें गिल की कमी महसूस नहीं हुई थी उस टाइम पे, उस दिन। पर आज सुबह आती अनिल कुंबले ने पता है पोस्ट मैच में कहा क्या कि आई एम वाज वेरी सरप्राइज, आज सुबह आते ही आपने सारे फील्डर्स पीछे रखे हुए हैं, बेस्ट बॉलर आपके बुमराह, आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई है। हाँ, ये तो सरप्राइजिंग था। जब आपको पता है कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, तेमा बाउमा पे खेल रहे, तो आप अपने बेस्ट बॉलर से क्यों बॉलिंग नहीं करवाओगे उस टाइम पे? सही टाइम पर लेके आना था। पर मैं ये तो मैं बोलूंगा भाई, जो लोग जीजी कर रहे हैं यहाँ पे भी समहाउ जीजी कटघरे में आ गए हैं कि भाई ऑनेस्टली पता है जीजी कितनी गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस मैच में स्पेसिफिकली देखे तो गलती कोई नहीं है। यस, जो डिसीजन उन्होंने ओवरऑल लिए हैं इंडियन क्रिकेट सीन में, जिसके चलते शुभमन गिल आज इंजर होकर बैठे हुए हैं, इन सब में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू दिस मैच, क्यों हम ये मैच हारे, उसमें जीजी का कोई लेना देना नहीं है भाई। इतने आपके स्किल्ड बॉलर्स और बैटर्स यार इंजर हो गया है, 9 विकेट से आप खेल अरे मैं कह रहा हूं भाई 123 जो उसने बोला ऋषभ पंत ने भी आके कि भाई दिस वाज अ चेजेबल टारगेट। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। यस, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस पिच पे, बट जितने बैटर्स हमारे पास थे, जिस क्वालिटी के बैटर्स है, दिस वाज अ चेजेबल टारगेट। गंभीर को भी 1 साल तो हो गया, ठीक है। बीजीटी कह रहा हूं, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुए थे हम लोग 1 साल पहले। आपने 1 साल के अंदर कुछ तो काम करा होगा विद द बैटिंग असिस्टेंट कोचेस कि इनकी स्पिन की डिपार्टमेंट को इंप्रूव कराया जाए। जस्टिस फॉर अभिषेक नायर, अब वो पता नहीं क्या है, पर वो चीज तो नहीं दिखी है। आई थिंक यहाँ पर तो कॉल आउट करना बनता है गंभीर को। हाँ, ओवरऑल आप कर सकते हो। टेस्ट मैचेस में ना जब लगता है कि गंभीर कुछ ठीक करना शुरू कर रहे हैं, फिर एक मैच आ जाता है। नहीं, आप वैसे भी देखो ना, बड़ी ऊपर नीचे की राइड रही है भाई। एक हमने सटल वो नहीं देखा। बीजीटी हम लोग, न्यूजीलैंड हम लोग सीरीज हार गए, फिर बीजीटी हार गए ऑल टाइम लो, उसके हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए एकदम से हाई। उसके बाद हम लोग इंग्लैंड सीरीज जीत गए और हाई, जीते नहीं, ड्रॉ। अरे यार सॉरी माय बैड। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। ओडीआई सीरीज में फिर आपको वापस ड्रॉप देखने को मिलता है, रोहित कोहली के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। फिर आप T20 सीरीज जाते हो और उसके बाद साउथ अफ्रीका में आके पहला टेस्ट मैच हार जाते हो। तो एक वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही जीजी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। एंड अब 1 साल हो चुका है तो लोग क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली जीजी भी भाई अब थोड़ा टेस्ट में करना पड़ेगा यार, मतलब थोड़ी। अगले मैच का भी देखते हैं, प्रीव्यू करेंगे जब होगा तो। गिल पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, मोस्ट नहीं खेलेंगे, अनलाइकली लग रहा है। बट अभी के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ी सी खुशियां वापस लाने के लिए। हम बातें करेंगे आईपीएल रिटेंशंस की, जो कि कल हुई थी। एंड आज हमने सोचा, कल हमने हर एक टीम की डिटेल में बातें करी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो चैनल से। ओवरऑल जो साइड टीम ने रिटेंशंस करे, रिलीज करे, उनके 5 बेस्ट डिसीजंस रैंक करेंगे 5 to 1 और 5 वर्स्ट डिसीजन। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले बेस्ट करते हैं भाई। फिर हमने आपस में बिल्कुल एक दुखी नोट पे हम लोग ऑडियंस को छोड़ने वाले हैं, मतलब वर्स्ट डिसीजन चलेगा, थोड़ा एंटी क्लाइमैटिक भी तो होना चाहिए ऑडियंस के लिए। ठीक है, बट अगर मैं बेस्ट डिसीजंस की बात करूं, मेरा नंबर 5 पे है यश दयाल को रिटेन करना। ओ डैम, पता है दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि भाई ये कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। हो सकता है, बट अभी के लिए आई थिंक जितना कॉन्फिडेंट आरसीबी लग रही है, एंड क्रिकेट इन्फो ने भी कह ही दिया है, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा कुछ है। आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। काफी अच्छा इन लोगों ने कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ शो करी कि गाय इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप जबरदस्ती में आपका गुडविल बस वो मीडिया ट्रायल पर ना आ जाए, क्योंकि आपका स्टैम्पीड भी रिसेंटली, उस चक्कर में हम एक प्लेयर के साथ इनजस्टिस कर दें, क्या पता वो सही प्रूव हो जाता है। एंड सही हो जाता है तो फिर तो भाई प्रॉपर क्रेडिट मिलना चाहिए आरसीबी को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आपने उनको बचा लिया ना, वंस अगेन बचा लिया, मतलब गलत काम करने का बचाया नहीं, सही में अगर वो इनोसेंट है
तो आपका जो ऑक्शन का स्ट्रेस होता है ना कि लिविंगस्टन के जगह भी एक बंदा रहना है, एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए वहां पर, और एक फिर मेन पेसर भी चाहिए प्लेइंग 11 पैसे बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। हाँ, एंड जो दो आपके मेन पेसर है वो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पता नहीं कितना और खेलेंगे लंबा। हाँ, ये तो है। वो आपने बहुत हद तक सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक विद दिस डिसीजन इट वाज वन ऑफ द, मतलब मेरे लिए 5th नंबर पे आएगा। ये बेस्ट तो नहीं है पर ये मतलब नंबर 5 तो डिजर्व करता है। भाई साहब मेरा 5th लोग सोचेंगे नहीं भाई क्या हो सकता है। क्या? इट इज एक्चुअली रिटेनिंग विल जैक्स। एंड इसका रीजन मैंने क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ भाई। आई थिंक प्लेइंग 11 जो है मुंबई इंडियंस की वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। हाँ। ठीक है, उसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड आ चुके हैं तो आप रदरफोर्ड और विल जैक्स में से कोई भी चेंज कर सकते हो। अब मुझे लगता है जो मुंबई इंडियंस ने काम करा है इट इज जस्ट अबाउट, हमारी टीम तो बेस्ट है ही, वी आर जस्ट गोइंग टू रूइन द ऑक्शन फॉर एवरीबॉडी एल्स। एंड द गुड थिंग इज जो मुंबई इंडियंस ने करके दिखाया कि इस टाइम पे कितनी सारी टीम्स है जिनको एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर की जरूरत है। टॉप ऑर्डर में कोई बंदा स्पिन डाल सके। आरसीबी वुड वांट विल जैक्स, जीटी वुड वांट विल जैक्स, सीएसके पीछे पड़ी हुई है, एलएसजी की बातें हो रही हैं, some would say KKR might also, I would disagree. नहीं मिलर जा चुके ना तो वो सोच रहे भाई कि मिडिल ऑर्डर में कोई आ सकता है। okay. KKR जा सकती है, पंजाब क्योंकि जॉश इंग्लिश चले गए हैं, मैक्सवेल चले गए हैं, वो जा सकती है। मैंने आपको मुंबई इंडियंस के अलावा 6 टीमें गिना दी हैं जो कि शायद एक ऐसा खिलाड़ी चाहती हैं। और आपने उनके लिए एक स्टार ऑलराउंडर अपने बेंच पे बैठाने के लिए रख दिया कि बेटे हम तो रेज वेट करने भाई ऐसे सोचा है तो हाँ एक्चुअली काफी बड़े भाई तो मैं कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस ने अपने तो क्योंकि फिक्स्ड है भाई, विल जैक्स तेरे करियर तमाम, लेकिन हम तो खुश हैं, हम तो ऊपर हैं ही, चाहे करियर भाड़ में जाए उसका, पर हम तो बाकी टीम्स को बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो मुंबई इंडियंस का डिसीजन मैंने इन हाइंडसाइट सोचा ना, क्योंकि जब वो रिटेंशन आई थी तो मौका ही नहीं मिला था इतना सोचने का, बट देख के लगा कि भाई मैंने 6 टीमें तो यही गिना दी जो शायद पीछे पड़ जाएंगी। अंबानी साहब कोई डिसीजन ले तो कुछ तो सोच कर लिया होगा। 7वीं मुंबई इंडियंस ही है तो 3 ही तो और टीम बची हैं। करेक्ट। तो भाई आई थिंक ये दैट्स अ ग्रेट डिसीजन अगर मुंबई इंडियंस की बात करें। ये ऐसे मैंने सोचा नहीं, अगर ऐसे सोचा है तो हो सकता है जेन्युइनली, क्या दूसरा घाटा कितना कर सकते हैं। आप भी कमेंट, आपको बात है कमेंट में अपनी बेस्ट 5 रैंक करने और वर्स्ट 5 रैंक करने, ठीक है। नंबर 4 पे मेरे लिए आते हैं वेंकटेश को रिलीज करना। ओके ये मुझे लगता है कि कोई कहेगा नहीं नंबर 1 पे क्यों नहीं है ये, क्योंकि यार 23-24 करोड़ आपने खर्च कर दिए। ये इसलिए इतना ऊपर नहीं रखा है मैंने क्योंकि दिस वाज ब्लडी ऑलमोस्ट गिवन। हाँ या मतलब नहीं गिवन नहीं, कितना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको निकालना है तो करो ही। आपने कोई अच्छी जागीर जैकपॉट हिट नहीं कर दिया इनको निकाल कर, इतना करना ही था। लेकिन स्टिल देयर कम्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहां पे आप कहते हो, एंड रेपुटेशनल कॉस्ट भी आती है कि यार हमने इनको 24 करोड़ देके ओवर श्रेयस अय्यर रिटेन करा, शुभमन गिल के ऊपर रिटेन करा, और अब हम अपने ही शब्द पे वापस कैसे चले। टर्निंग बैक ऑन योर डिसीजन एंड ऑन योर वर्ड स्पेसिफिकली इन आईपीएल, जहां पे हम लोग कहते हैं कि इट इज एक्चुअली अ बैटल ऑफ ईगोज ऑफ बिग बिजनेसमैन, उनके लिए कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये मानना पड़ेगा। तो वहां पर वो ह्यूमिलिटी और वो एक्सेप्टेंस होना कि बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड ऑक्शन मैनेजमेंट के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, इवन इफ वी हैव टू गो बैक ऑन आवर वर्ड। मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा और सेंसिबल डिसीजन था। थैंक यू। थैंक यू सर, ऑब्वियस था पर ठीक है, थैंक यू सर। कर दिया। मैंने नंबर 4 पर डाले हैं ईशान किशन को रिटेन करना। ओके। एंड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सी आई गेट 11.25 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कह लो, विकेट कीपर, इंडियन टॉप ऑर्डर बैटर, ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं जो कि इस टाइप का पोटेंशियल रखते हैं और इस टाइप पर डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एसआरएच ने, द गुड थिंग अबाउट देम इज, क्योंकि अगर वो ऐसा होता ना कि भाई अगला सीजन आया और हम भी नए बन गए, न्यू सीजन न्यू में, और हमने अपनी आइडियोलॉजी पलट दी, तो मेरी पैट कमिंस के लिए और एसआरएच इन जनरल टीम के लिए काफी इज्जत खत्म हो जाती है। बट उनने अभी भी जिस तरीके के उनके रिलीजेस रहे उसके हिसाब से देख के लगता है अपना कोर रिटेन करना चाहते हैं, स्पेशली बैटिंग में वो आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज, वो अपना माइंडसेट सेम रखना चाहते हैं, वो अपना टेम्पलेट सेम रखना चाहते हैं। एंड सो आई थिंक कि अगर ईशान किशन को एक ही सीजन के बाद अगर वो रिलीज कर देते, मेरे लिए थोड़ा सा रिएक्शनरी हो जाता। आई थिंक उनको रिटेन करके उन पे विश्वास दिखाना फॉर एटलीस्ट 1 मोर सीजन, दैट माइट बी। प्लस बायबैक भी नहीं कर पाते, नहीं। हाँ, केकेआर बस वो 50 करोड़ फेंक देते, फेंकने कोई भी विकेट कीपर बैटर अगर कोई टीम रिलीज करेगी मिल जाए, उनको पहली पता चल जाएगा। उन्होंने अपने तीनों विकेट कीपर बैटर निकाल दिए। हाँ भाई, तो आई थिंक उस हाइंडसाइट में इट इज अ वेस्ट। ईशान किशन को रखना, मैं मानता हूं इस चीज को। नंबर 3 पर मेरे लिए आते हैं नटराजन को रिटेन करना। ओ भाई, दिस इज कंट्रोवर्शियल एक्चुअली। मुझे एक्चुअली लगता है कि इट्स अ ग्रेट डिसीजन। मैं भी अश्विन जी की वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि यार
रिसेंटली TNPL में कुछ बहुत ज्यादा खास परफॉर्म नहीं करा है, बट आई एम श्योर डीसी ने उनके साथ बातें करी हैं, हाँ। अलग से कैंप्स भी करे होंगे, और उनका पूरा सिचुएशन एंड फिटनेस असेस करने के बाद ही डिसीजन लिया होगा। जो जर्नलिस्ट ने चीज रिपोर्ट भी करी कि एक प्रॉपर मीटिंग बैठी थी स्पेसिफिकली टू एड्रेस दिस। अच्छा। जो पूरी चीज है कि नटराजन को हम लोग रिलीज करे ना करे, बाकी सबका मोरलेस गिवन था कि करेंगे ही करेंगे, बट नटराजन करे ना करे इस पे मीटिंग बैठी। एंड अगर वो रिटेन हो रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन द प्लेइंग 11। अब तो भाई अगर अब भी नहीं एंड मोहित शर्मा जितना अनफॉर्चुनेटली डिग्रेड हुए थे लास्ट ईयर, आई थिंक इट कुड बी अ मैसिव अपग्रेड, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने ही नहीं पड़ रहे, आपके स्क्वाड में ऑलरेडी बैठा हुआ था वो बंदा। तो बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है। इनफैक्ट अब केविन पीटरसन तो क्या क्या ट्वीट करने लग गए। भाई मैं वही कहने वाला था भाई, उस बंदे ने आई एम सो हैप्पी दैट डीसी हैव रिटेन्ड ट्रस्ट। भाई तू मेंटर है, तेरे को पता नहीं है क्या? भाई जस्ट इमेजिन, मतलब डीसी फ्रेंचाइज में क्या चल रहा है और उनकी मैनेजमेंट कैसे काम करती है कि आपके मेंटर को ट्वीट करना पड़ता है। ओ भाई क्या चल रहा है? राहुल के लिए भी ट्वीट आया ये वाला। कप्तान मेंटोर इनको बता तो दो एटलीस्ट क्या करने वाले हो भाई, कि उसको ट्वीट करना पड़ रहा है। क्या वो मीटिंग में नहीं थे क्या? वही मुझे भी लग रहा भाई देख के। बट ठीक है, मैंने थर्ड पर डाला एंड एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू डीसी ओनली। मेरे लिए मैकगर्क को रिलीज करना वाज नाइस। मैं भी सोचा था कि मैंने नटराजन को इसे रखा बिकॉज मैकगर्क वाज मोर ऑब्वियस कि उसको हटाना कह सकते हैं। मेरे सबसे 9 करोड़ इज टू मच फॉर मैकगर्क राइट नाउ। शायद जब आपने लिए थे तब आप कह सकते थे कि भाई जो सीजन पंजाब फेंकेगी बेटा, भी तुम रुको, मैकगर्क क्यों पढ़ना। पिछले साल भी चाहते थे वो पंजाब भाई, पर ये इनकी बनी बनाई टीम, इनकी ओपनर्स बने बनाए। ये प्रभ सिमरन को अभी संजू सैमसन से रिप्लेस करने वाले थे, मैकगर्क की लाने की बातें कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इनको लाना चाहिए, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि IPL 2024 के बाद से मैकगर्क का ना IPL में फॉर्म आया है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर्म आया है, कहीं पे भी उस बंदे की बैटिंग निकल के नहीं आई है। तो उसको रिटेन करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड नॉट हैव बीन गुड। प्लस मुझे लगता है कि ये जो पैसा इनका 9 करोड़ इकट्ठा हुआ है, टोटल 21.8 करोड़ जो इनका इकट्ठा हो गया है, इसके चलते एक अच्छा खासा ओपनर टीम में ला सकते हैं। जस्ट टू गिव यू ऑल सम नेम्स, क्विंटन डिकॉक रिलीज हुए हैं, रचिन रविंद्र रिलीज हुए हैं, तो इन सबको एक काफी सस्ते प्राइस में लाके रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा सोचा तो इट वाज अ ब्लडी ऑब्वियस थिंग, बट थैंक यू कि आपने करा। नंबर 2 पे मेरे लिए आते हैं राजस्थान रॉयल्स। ओ डैम, द डिसीजन कि आपने फाइनली इस चीज को रियलाइज करा कि 2 फॉरेन स्पिनर्स आपके प्लेइंग इलेवन में नहीं हो सकते, एंड हसरंगा और थिकशाना को आपने रिलीज करा है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन इंडियन फोकस्ड स्पिन अटैक जिसमें जडेजा ऑलरेडी आ चुके हैं। इट्स अ डिसीजन इन द राइट स्टेप बिकॉज इट ओपन्स अप अ पोजीशन फॉर डोनोवन फेरेरा या सैम करन इन द प्लेइंग 11 जब बैटिंग की बात हो रही होगी, तो ऑलराउंडर्स वहां पे ठूस सकते हो भाई। ऑल्दो हासरंगा को करना थोड़ा अजीब नहीं था यार? नहीं होगा तो बाय बैक कर लेना। हाँ, वैसे भी अभी तो रवि बिश्नोई भी आ रहे हैं। ओह हाँ, रवि बिश्नोई भी आ रहे हैं। मे बी यू कैन गो ऑल आउट फॉर हिम। मतलब कुमार कार्तिक को भी आपने रिलीज करा, उसको बाय बैक कर लेना। मतलब स्पिनर्स आ रहे हैं मार्केट में, कम नहीं है कुछ। बहुत ऐसा नहीं होगा कि आपकी टीम डाउनग्रेड हो जाएगी बहुत ज्यादा, उसी लेवल पे होगी, उससे बेहतर ही होने वाली है टीम। आई रियली अप्रिशिएट कि राजस्थान रॉयल्स को फाइनली चीज एक्नॉलेज करने को तो मिला, जो कि मैं समझ में नहीं आता लोग कैसे कर सकते हैं। भले ही उसके लिए उनके CEO का बलिदान लगा हो, राहुल द्रविड़ का बलिदान लगा हो, संजू सैमसन का बलिदान लगा हो, बट एटलीस्ट समझ में तो आ गया। समझ में तो आया, ये तो मानना आपको भी समझ जाना चाहिए अब तक कि सब्सक्राइब करना है, करना चाहिए, कर दो यार, समझ जाना चाहिए, सब्सक्राइब करना बनता है भाई। अब मेरा जो सेकंड होने वाला है भाई, दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल। क्या? इट इज रिलीजिंग महेशा पथिराना। ये तो मैं ठीक लग रहा है मुझे। एक्चुअली में लगता है कि प्रॉब्लम वन ऑफ दोस फ्यू गाइज हु सपोर्ट दिस डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफ लेट अगर आप देखो ना, श्रीलंकन मैनेजमेंट उनकी उतनी इज्जत करती है एज अ प्लेयर, ना CSK ऑफ लेट कर रही थी। जितने रन्स वो डेथ ओवर्स में रिलीज करते थे, जितने रन्स गिव अवे करते थे, जितनी वाइडे वो डालते थे, आई थिंक ऑफ लेट थोड़े ओवर रेट हो गए थे वो। 13 करोड़ फॉर पथिराना आई थिंक थोड़ा ज्यादा था। मैंने ये भी सुना है कि शायद पथिराना को उन्होंने ये प्रॉमिस करा है कि हम आपके पीछे जाएंगे ही जाएंगे। तो सारी फ्रेंचाइजेस KKR स्पेसिफिकली यू नो व्हाट टू डू, ब्रेज बेट करना है CSK को जब तक इनका पर्स पूरा खत्म नहीं होता, जैसे वेंकटेश अय्यर के साथ हुआ था। मुझे लगता है 13 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता। एंड अब जो रिलीज हुआ है, इसके चलते एक अच्छा खासा एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर यार। मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था पथिराना का इसमें, एंड मैं स्पेसिफिकली कल जैसी रिटेंशन लिस्ट आई थी ना, मैं सोच रहा था कि अश्विन वीडियो कब डालेंगे, क्योंकि वो CSK में थे लास्ट ईयर, तो वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे। वो तो इनसाइड न्यूज़ भी लीक कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो मैंने जब उनकी कल वीडियो देखी ना, तो मेरा चेंज ऑफ हार्ट हुआ फिर। ओके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पथिराना ना एक अच्छा टैलेंट नहीं, ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। एंड मैं मानता हूँ कि रिसेंटली उनका एक्शन चेंज थोड़ा हुआ है, तिरन नहीं गए हैं, तो फिटनेस पे सवाल है, लेकिन ही जेन्युइनली हैज द पोटेंशियल टू बी अ
ऑल टाइम ग्रेट, मतलब ऑल टाइम एक्स फैक्टर बन सकते हैं वो। डैम, ऐसा स्पेसिफिकली इन all-time आईपीएल great एट नहीं लीस्ट। होगा। एग्जैक्टली, तो वो पोटेंसी और वो मिस्ट्री लेकर आते हैं कहीं ना कहीं, हाँ। और उनको बस वो राइट एनवायरनमेंट देना कि वो फ्लरिश कर पाए। तो मुझे लगता है कि वंस अगेन वो एक्स फैक्टर जो लेकर आते हैं नूर अहमद के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की लाइनअप में, हाँ, मतलब ठीक है आपके पास नेथन एलिस भी हैं, तो आप कह सकते हो कि चलो हम फिर भी कॉम्पेंसेट कर लेंगे, yeah. मे बी इट्स अ लग्जरी टू हैव पथिराना, बट आई थिंक ऐसे लोगों को आप सिर्फ एक बुरे सीजन के ऊपर नहीं छोड़ते हो। जो एक्स फैक्टर वाले बंदे होते हैं ना, उनको आपको एक प्रोलॉन्ग्ड रन देना ही पड़ता है। हाँ, केकेआर भी तो वरुण चक्रवर्ती को 2020-21 में हटा सकती थी ऐसे तो। हाँ। केकेआर तो 22 जिनमें में हटा नहीं हो सकती तो थी। उनको भी दे देती है, वेंकटेश अय्यर हाँ को भी जब उन्होंने अच्छा, लंबा रन हाँ दिया वो है। जब अच्छे करोगे तो देंगे KKR। तो मुझे लगता है कि मैं तब से थोड़ा सा कन्विंस था कि हाँ यार एक्चुअली में कह सकते हैं भाई, आई थिंक आई गेट दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि शायद उनको रिटेन कर सकते हैं। बट नंबर 1 डिसीजन यस सर, आज क्या हमारा सेम होने मुझे वाला भी है? लगता है सेम ही है भाई। रसल को रिलीज करना। Oh, भाई, भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि आप अपने, मतलब मुंबई ने पोलार्ड के साथ करा था, हाँ। और केकेआर कर रही है रसल के साथ, एंड इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपको फाइनली समझ में आया, आपकी बुद्धि में बात घुसी कि 2 वेस्ट इंडीज आपको पूरी जिंदगी भर कैरी नहीं कर सकते। हाँ, आपको आगे बढ़ना है, और कैमरून ग्रीन को इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा। ये ओपन फील्ड है केकेआर के लिए। मुझे लगता है स्पेसिफिकली जब हम किसी फ्रेंचाइज की बात करते हैं एंड इन आईपीएल, क्योंकि ये जो लॉयल्टी वाली चीज है ना, ये बाकी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल में उतना महत्व नहीं दिया जाता है इस चीज को, बट आईपीएल में टीम्स आर वेरी अटैच्ड टू देयर प्लेयर्स। तो फॉर केकेआर जो कि मानी जाती है इस चीज के लिए, लॉयल्टी के लिए, अच्छे से ट्रीट करने के लिए, फॉर देम टू टेक अ प्रायोरिटाइज अ स्पोर्टिंग डिसीजन ओवर एन इमोशनल डिसीजन, वो काफी बड़ी चीज। स्पेशली वेंकी मैसूर से हमने एक्सपेक्ट हाँ, किया। एंड 12 करोड़ फॉर अ बॉलर हु कैन बैट राइट नाउ, रसल भाई है भाई। आई थिंक इट वाज अ बिट टू मच। एंड अ बॉलर जो कि जब रहाने का मन करेगा तभी बॉलिंग करेंगे, वरना मौका भी नहीं मिलेगा उनको। आई थिंक काफी पैसा खर्च हो रहा था, एंड इसके चलते हुए केकेआर काफी बड़े प्लेयर्स को ला सकती है। इट वाज अ गोल्ड माइंड डिसीजन, आप कुछ भी कह लो। मतलब रसल चले गए हैं, तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ कंफर्म्स नाउ कि कैमरून ग्रीन आएंगे। वो अश्विन ने भी कहा अपनी वीडियो में कि लगा दो विकेट। मुझे लगता है सब लोग, आकाश चोपड़ा जी भी यही कह रहे हैं, सब मान के, हाँ आकाश चोपड़ा जी ने भी कहा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपको अपग्रेड मिल गया जो कि फ्यूचर के लिए आपको लंबे टाइम तक सर्व कर सकता है। वर्स्ट डिसीजंस पे चलते हैं। यस सर, जल्दी नंबर 5 में रखूंगा चहल को रिटेन। मैंने भी वही रखे हैं भाई। मैं एक्चुअली में टेम्प्टेड था जॉश इंग्लिश वाला करने के लिए, बट वही अब उनका आई गया कि वो शादी वादी के लिए शायद जा रहा है। भाई क्या अलग ही मस्ती है भाई, लाइफ चौड़ है भाई उनकी। यहाँ गिल को नेक स्ट्रेन हो गया बेचारे को, तो लोग गाली दे रहे कि ये फिट नहीं है। हम तो विवाह करेंगे आईपीएल में, बीच में विवाह करेंगे हम लोग। हालांकि ये लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखो पूरा आईपीएल तो मिस नहीं कर रहे ना, हाँ। और अगले साल भी तो खेलेंगे ही ना, तो 2.5 करोड़ में तो 2.5 करोड़ में तो ये वाज अ स्टील। हाँ, तो केकेआर ले ले। नहीं मतलब मैं पंजाब के पॉइंट से कह रहा हूँ कि क्या उनको नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है भाई कि ठीक ही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर मिल जाएंगे 2-2.5 करोड़ और किसी और को ला सकते हो तो बेहतर ही होगा। मुझे चहल का स्पेसिफिकली बस ये लगता है, अगर मैं उनकी बात करूं, कि मैंने नंबर 5 पर रखा ही इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक कि इससे उनका लाइनअप खराब हो जाएगा, या फिर क्योंकि सेकंड वो आए थे चहल के साथ भी, होपफुली उनका नेक्स्ट सीजन और बेहतर निकल के आएगा, बट 18 करोड़ राइट नाउ इट्स नॉट वर्थ। प्लस अगर मार्केट में बिश्नोई आ रहे हैं, हसरंगा आ रहे हैं, थीक्षाना आ रहे हैं, तो स्पिनर्स के लिए भी पैसे डिवाइड हो सकते हैं, या तो सस्ते में मिल जाते हैं। सीएसके एंड केकेआर तो शायद कैमरून ग्रीन के पीछे जाएंगे, हाँ। तो उनके भी मैसिव 20-25 करोड़ कम होने वाले पर्सन से। तो आप चहल वेल का अगर टाइमिंग अगर बाद में आती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 18 करोड़ के जाएंगे। हाँ। तो शायद उस मामले में आप एक रिस्क है, बट इसलिए नंबर 5 पर है, नंबर 1 पे नहीं है। इसलिए नंबर 4 पे मैं रखूंगा पथिराना को रिलीज करना। ओ डैम, फॉर द रीजंस आई मेंशन। ओके, कह सकते हैं। आई थिंक उनको रिटेन कर सकते थे। मैंने नंबर 4 पे रखा है मुकेश को रिटेन करना, एंड मैंने ये रखा है कि डीसी भाई आप प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के बहुत क्लोज थे, फाइनली आपकी टीम लग रही है जो कि एक अच्छी टीम बन सकती है एंड टाइटल विनिंग टीम बन सकती है। इट इज अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। क्या आपका जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है विद नटराजन एंड मुकेश, क्या वो मुझे उतना ट्रस्ट दे पा रहा है? क्योंकि नटराजन की भी इन प्रिंसिपल ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट लास्ट टाइम कब वो परफॉर्मेंस आई थी कि आपको लगा था यार ये तो गजब ही खिलाड़ी है। तुम किसको लाते अगर तुम मुकेश को रिलीज कर दोगे तो? और कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कह रहा हूँ, कोई फास्ट बॉलर मिल जाए है ही नहीं इतने मार्केट में। पथिराना तुम ले नहीं पाओगे। पथिराना हम नहीं पाएंगे हाँ, क्योंकि बाकी प्लेयर्स आई डोंट थिंक इतना बुरा डिसीजन है ये। मतलब 8 करोड़ मुकेश के लिए मैं कह रहा हूं कि आप बायबैक कर लेते हैं। तुम कह रहे हो कि हाँ 8 करोड़ जो बंदा भी इंडिया के लिए भी नहीं खेल रहा। नहीं, मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं हो तो आप बायबैक कर लेते हैं। बायबैक मुझे लगता है महंगे पे हो सकते हैं, हॉट ज्यादा, क्योंकि पेसर इतने है नहीं ना, इस स्पिनर ज्यादा है इस वक्त। भाई मुकेश मैग्रा फॉर अ रीजन फिर तो भाई अगर 8 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं एक्चुअली में। आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोल, अब बताना कमेंट करके वो क्या लगता है। मुझे बस ये कुछ टीम्स है ना डीसी, मुझे लगता है इट्स अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप कि आप और ऊपर कैसे जा सकते हो।
तो नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अगले बंदे की बात कर लेते हैं, नंबर 3 पर। कौन है भाई? थर्ड वर्स्ट डिसीजन मेरा है हेटमायर को रिटेन। ओ मेरा भी वही है भाई। ये लिस्ट काफी सेम है हमारी। या क्यों आपने स्पेशली डोनोवन फेरेरा ले लिया उस बंदे का फॉर्म देखा है अभी? हाँ। सैम करन ले लिया तो कितने फॉरनर खिला लोगे? और मुझे वैसे भी लगता है कि 11 करोड़ फॉर समवन जिनका लास्ट सीजन इतना गंदा गया था कि वो 9 रन नहीं बन रहे भाई आपके लास्ट ओवर में, फॉर अ सपोज्ड फिनिशर, फॉर अ वेस्ट इंडियन जो कि भाई जानते हैं लंबी हिटें लगाना जानते हैं, जो माने ही इसलिए जाते हैं। आई थिंक आप कुछ भी कह लो उनके लिए सेंस नहीं बनता। सेकेंडली जब आप देख रहे हो कि ऑलराउंडर्स कौन आ रहे हैं ऑक्शन के अंदर, अभी 11 करोड़ आपके यहाँ पर रिलीज होते हैं भाई, देयर इज अ सर्टेन आंद्रे रसल इन द ऑक्शन जो कि आप उनको लेके आ सकते हो टीम के अंदर। यार आंद्रे रसल फॉर 11 करोड़ 12 करोड़ मैं कह रहा हूँ गंदे हैं भाई। अगर 5-6 करोड़ में मिल रहे हैं 5-6 घंटा मिल रहे हैं भाई पता नहीं ना, क्या पता भाई, ही वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर 5-6 करोड़ में मिल रहे तो फिर तो बात ही क्या है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे आपने नीतीश राणा को ट्रेड कर दिया, जडेजा नीचे बैटिंग करेंगे, सैम करन नीचे बैटिंग करेंगे, हेटमायर नीचे बैटिंग करेंगे, आर्चर नीचे बैटिंग करेंगे, तो ऊपर बैटिंग कौन करेगा? फिर ध्रुव जुरेल, रियान पराग नंबर 3, रियान पराग की 2 बार बैटिंग आएगी। रियान पराग की 2 बार बैटिंग आएगी। मतलब बात वही है ना कि आप थोड़ा सा फेरेरा को अगर आपने ले लिया उसके बाद हेटमायर को रिटेन करने का सेंस इतना था नहीं, या तो आप बैकअप बनाने वाले उसको, चलो अब सोचो आप, मेरे ख्याल से इतना लॉजिकल नहीं था। नंबर 2 पे बिश्नोई रिलीज करना। ओ मेरा भी सेम ही है भाई। बिश्नोई रिलीज करना क्यों कराया आपने? मेरे को एकाना पे खेलते हो भाई आप। ये वो डिसीजन था जो कि मैं सेंस बना ही नहीं पाया इस चीज का, कि ये मतलब मैं और सारे डिसीजंस का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैतरा लगा सकता हूँ कि हाँ ये रीजन हो सकता है। अरे भाई आप एकाना में खेलते हो। बिश्नोई को रिलीज करने का रीजन पता है क्या है? थोड़े पर्स तो बने यार। और मैं वही कह रहा हूं, अच्छा लगेगा गोयनका साहब अगर से 10 करोड़ के पर्स के साथ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप अभी रिवैम्प करना है। ठीक है, आपको कौन से ऐसे मतलब किस कॉन्फिडेंस में आप हो कि आपको इंडियन लेग स्पिनर्स इस क्वालिटी के आपको बड़े सस्ते में मिल जाएंगे? अरे माकरम बॉलिंग करेगा यार, ये मिचेल तो मार्श भी बॉलिंग कराएंगे अब तो। एलएसजी में तो पंत भी आ जाएंगे भाई, दोनों ओपनर ऑलराउंडर है भाई। थोड़ी देर कीपिंग तू कर, आज मैं बॉलिंग करने आ रहा हूं। मुझे लगता है इस डिसीजन का कोई सेंस नहीं बनता भाई, नो सेंस एट ऑल। स्पेशली जब जो स्पिनर बाकी आ भी रहे हैं, आप तो कोई फॉरेन स्लॉट नहीं ले सकते हो, वो लग्जरी बाकी लोगों के पास है। आप हजारंगा थिकशाना नहीं लोगे, क्योंकि आपके पूरन, माकरम और मार्श तो 3 सॉर्टेड है ही। तो और मेरे भाइयों मैं ये भी बता दूं, दिग्वेश राठी का भी एक सीजन हुआ है। हाँ, ज्यादा उठो मत कि हम तो भाई, और है दिग्वेश राठी तो नेक्स्ट अश्विन बन गए हमारे आके। एक सीजन हुआ है, सबके ऊपर नीचे जाते हैं। अब बिश्नोई का भी एक ही सीजन गंदा गया, तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं। आई थिंक इसका आंसर ये है कि जो नंबर 1 हमारा होने वाला है, हाँ मुझे भी लगता है, मयंक यादव को रिटेन करना। एलएसजी टेकिंग द टॉप 2 स्पॉट्स हियर भाई। तो बिश्नोई को रिटेन करना चाहिए था ना उसके जगह भाई। पर। मुझे मेरा इसका रीजन भी वही है कि पहली बात तो 11 करोड़ फॉर समवन जो कि इतने यंग है अभी। सेकेंडली इतने ज्यादा इंजरी प्रोन है कि आपके लिए सीजन खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे वो भी अभी आपको नहीं पता है। आपका जो पर्स है वो 22.95 करोड़ का बन रहा है, जो कि अभी काफी कम है। इनको आप रिलीज करते तो आप थर्ड बिगेस्ट पर्स लेके जाते। ऑक्शन के अंदर आप कितने प्लेयर्स ला सकते थे? बिश्नोई आपने रिलीज कर दिया। आपको अपना पूरी बॉलिंग लाइनअप रिवैम्प करना है। क्या इतना पैसा आपके पास है कि आप कर सकते हो इस चीज को व्हेन यू हैव रिटेन्ड मयंक यादव? मुझे लगता है कि दिस वाज अ बिग डिजास्टर। एंड एलएसजी जो कि लास्ट सीजन मेगा ऑक्शन में इतना ज्यादा गुड़ गोबर करके आई है, उनको इतना सीखना चाहिए था कि हम लोग एटलीस्ट मिनी ऑक्शन में कुछ बेहतर करके आए। नहीं हो सकता। हाँ, वो संजीव गोयनका मानेंगे, गोयनका जी नहीं मानेंगे। बट आप बताना आपके क्या रैंकिंग्स रहेंगी? नॉट जस्ट आप चाहे तो हमारे डिस्टेंस को भी रैंक कर सकते हो भाई, जैसे आपकी मर्जी सर। यस सर। अपने ही बताना आपको क्या लगता है टॉप 5 बेस्ट डिसीजंस ऑफ दिस रिटेंशन लिस्ट एंड वर्स्ट डिसीजंस। कमेंट करना। कल हम लोग आएंगे क्या करने वाले? मुझे आप लोग बताना भाई कि आप लोग क्या चाहते हो, पहली बात तो, क्योंकि आप कुछ आइडियाज दे सकते हो। तो सेकंडली टारगेट प्लेयर्स एंड ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे थे, वो भी सोच रहे हैं। वरना कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि जिन प्लेयर्स को रिलीज करा गया है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरीज असल कुछ कराएगा था क्या? कुछ बात हुई थी क्या अंदर? तो वो भी कर सकते हैं, वो भी इनसाइड स्टोरीज कवर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। कल मिलते हैं आपसे।